नमस्कार। मैं कौशल किशोर, प्रवक्ता, डिग्री कॉलेज। हम आपके साथ जुड़ करके सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आज का विषय है नगरों के उदय एवं बाह्य संपर्क का काल। तो इसमें मुख्य प्रकरण है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता में हम भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। तो सिंधु घाटी का क्षेत्रफल, सिंधु घाटी की सभ्यता जिस क्षेत्र में फैली थी, क्या उसका विस्तार था, तो संदर्भ में हमें जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वह 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई थी, जिसका आकार त्रिभुजाकार था। इसके अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के भाग आते हैं। पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर तक इस सभ्यता का विस्तार है। सिंधु सभ्यता के विकास को 3 चरणों में बांटा गया। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, जिसका काल 3500 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। दूसरा है पूर्ण विकसित सभ्यता, यह है 2600 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व तक। और तीसरा है हड़प्पा सभ्यता, उत्तर हड़प्पा सभ्यता, जिसका समय है 1800 ईस्वी पूर्व से आगे। आरंभ में गांव अधिक संख्या में आबाद हुए। इस काल में व्यापार वाणिज्य का उद्भव हो चुका था। पूर्ण विकसित काल में उन्नत शहरी सभ्यता का उद्भव हुआ। उत्तर हड़प्पा काल में विकसित सभ्यता की शैलीगत एकरूपता समाप्त हो गई। व्यापार का ह्रास हुआ। लेखन कार्य और शहरी जीवन का त्याग कर दिया गया। सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल से जानकारी मिलने के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है, जिसे आद्य इतिहास के अंतर्गत माना जाता है। हड़प्पा टीले के सर्वप्रथम उल्लेख 1828 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने किया, परंतु इस सभ्यता का रहस्योद्घाटन 1856 ईस्वी में कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाने के दौरान जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने किया। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की हुई खुदाई के आधार पर 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की घोषणा की। कोई लिखित साक्ष्य न मिलने के कारण राजनीतिक स्थिति की सही जानकारी नहीं मिल पाती, परंतु पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हंटर महोदय ने यहाँ जनतांत्रिक व्यवस्था का अनुमान लगाया है। प्रशासन में पुरोहित एवं बड़िक वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कुछ विद्वानों ने यहाँ का शासन राजतंत्रात्मक होने का अनुमान भी लगाया है। उत्तर में हड़प्पा एवं दक्षिण में मोहनजोदड़ो स्थित थे। 2 राजधानियों का अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ से दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। प्रत्येक शहर धौलावीरा को छोड़ करके पश्चिमी भाग में दुर्ग के अवशेष में प्रशासनिक या धार्मिक क्रियाकलाप किया जाता था। सामाजिक स्थिति के संदर्भ में सैंधव समाज मातृ प्रधान था। नगरों के भग्नावशेष से पता चलता है कि शहरों के लोग विलासतापूर्ण जीवन जीते थे तथा समाज में भिन्न भिन्न वर्गों का अस्तित्व था। कृषक, शिल्पकार, मजदूर, सामान्य लोग थे तथा चिकित्सक, अधिकारी, पुरोहित, शिक्षित वर्ग थे। हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों के अवशेष यहाँ दास प्रथा का संकेत देते हैं। आहार में शाकाहार तथा मांसाहार दोनों का प्रचलन था। गेहूं, जौ, खरबूज, तरबूज, नारियल, नींबू, अनार, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी, बत्तख आदि का उल्लेख मिलता है। सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। काजल, पाउडर, लिपस्टिक, दर्पण आदि साक्ष्यों से इनकी सौंदर्य प्रियता की जानकारी मिलती है। मनोरंजन के लिए नृत्य, संगीत, पासा, शिकार, मछली पकड़ना आदि से ये परिचित थे।
योद्धा वर्ग के अस्तित्व का साक्ष्य नहीं मिला है। दस्तकारों में कुम्हारों को समाज में विशेष स्थान प्राप्त था। हड़प्पा के दुर्ग के बाहर मिले सार्वजनिक अन्नागार के पास मिले घटिया प्रकार के आवासों से विदित होता है कि उनमें दास या बधुआ मजदूर रहते होंगे। कालीबंगा तथा लोथल से ऐसे आवास नहीं मिले हैं। आर्थिक स्थिति के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि सिंधु लोगों का मुख्य पेशा कृषि कार्य था। गेहूं और जौ प्रमुख फसलें तथा मटर, सरसों, तिल आदि अन्य फसलें थीं। चावल का अवशेष लोथल एवं रंगपुर से मिला है। लोथल से आटा पीसने की चक्की मिली है। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर एवं कांस्य औजारों का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा से जुड़े हुए खेत एवं बनवाली से मिट्टी का हल जैसा खिलौना प्राप्त हुआ है। कपास की खेती सर्वप्रथम यहीं से शुरू की गई थी। नहरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। उर्वरक के प्रयोगों के प्रमाण भी नहीं मिले हैं। पशुपालन के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि पशुपालन भी इनका महत्वपूर्ण पेशा था। बैल, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, गधे, खच्चर आदि जानवर पाले जाते थे। लोथल एवं रंगपुर से घोड़े की मूर्तियाँ तथा सुरकोटता से घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं, परंतु घोड़े पालने का स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है। हाथी को पालतू बना लिया गया था। उद्योग के संदर्भ में हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र निर्माण उद्योग था। मुद्रा निर्माण, मूर्ति निर्माण, आभूषण एवं मनके बनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। बर्तन निर्माण भी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवसाय था। विशाल इमारतों से राजगिरी का प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो से ईंट भट्टों के अवशेष मिले हैं। लोहे का ज्ञान नहीं था। नाव बनाने के साक्ष्य मिले हैं। धातुओं से लघु मूर्तियाँ बनाने के लिए मोम सांचा विधि प्रचलित थी। वे तांबा में टिन मिलाकर कांस्य बनाना जानते थे। मनका उद्योग के प्रमुख केंद्र लोथल एवं चन्हुदड़ो थे। व्यापार के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि यहाँ देसी एवं विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार उन्नत अवस्था में थे। व्यापार विनिमय प्रणाली पर आधारित थी तथा व्यापारिक संबंध राजस्थान, अफगानिस्तान, ईरान एवं मध्य एशिया के साथ था। गुजरात से चावल, लोथल तथा सुरकोटदा से कपास अन्य स्थानों में भेजे जाते थे। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों में अनाज भेजे जाते थे तथा नगरों से आभूषण, औजार, मनका, कपड़े आदि अन्य क्षेत्रों में भेजे जाते थे। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। बाटों की तौल का अनुपात 1, 2, 4, 8, 16, 32 आदि था। मोहनजोदड़ो से सीप एवं लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है। देसी व्यापार के परिवहन का साधन बैलगाड़ी व पशु तथा विदेशी व्यापार मुख्यतः नौ परिवहन द्वारा होता था। बंदरगाह या व्यापार तंत्र से जुड़े प्रमुख नगर थे बालाकोट, डाबरकोट, शुतका गेंडोर, शुतका कोह, मुंडीगौक, मालीवान, भगतराव तथा प्रभास पाटन। सिंधु से निर्माण की वस्तुएं तांबा, मोर, हाथी दांत की वस्तुएं, कंघा, सूती कपड़ा आदि। विदेशी व्यापार में मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के विनिमय स्थल दिलमुन और माकन थे। दिलमुन संभवतः बहरीन द्वीप तथा माकन ओमान था। मेसोपोटामियाई बड़े शहर मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। साक्ष्य के रूप में मेसोपोटामियाई या इराक बस्तियों के साक्ष्य सिंधु स्थलों में नहीं मिले हैं, जबकि वहाँ पर यहाँ के अनेक साक्ष्य मिले हैं। वहाँ से आयातित वस्तुएं थी ऊनी कपड़े, खुशबूदार तेल आदि। जल्द नष्ट हो जाने वाली इन वस्तुओं के कारण संभवतः इनके अवशेष सिंधु नगरों से नहीं मिले। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से बेलनाकार फारस की मुद्राएं, मोहनजोदड़ो से मानव एवं बाघ की लड़ाई के चित्र वाली मुहर तथा हड़प्पा से मानव एवं बैल युद्ध की क्रीट कला से संबंधित चित्र वाली मुहर मिली है। तेल अंगराब से कुकुदमान वृषभ की आकृति वाले मिट्टी के टुकड़े, नाल व सूसा से सांप को पकड़े गरुड़ का चित्र तथा सुमेरिया के राजा गुंगुनम को एक कीलाक्षर पट्टिका पर हड़प्पा संस्कृत के साक्ष्य मिले हैं। समुद्री मार्ग लोथल से खंभात की खाड़ी से अरब सागर होते हुए फारस की खाड़ी तथा अंत में फुरात नदी के आसपास पहुंचता था। मोहरे तथा लिपि के संदर्भ में आमतौर पर मोहरे चौकोर होती थी। मोहरे बेलनाकार, वृत्ताकार, आयताकार भी मिली हैं। अधिकांश सेलखड़ी की बनी थी, परंतु कुछ गोमेद, मिट्टी व चर्ट की भी बनी थी। मोहरों पर सर्वाधिक चित्र एक सींग वाले सांड की है।
जिसे वृषभ कहा गया है। अन्य चित्रों में कुत्ते, भैंस, गैंडा, हिरन, बाघ, हाथी आदि हैं। कुत्ते का चित्रांकन सर्वाधिक हुआ है, लेकिन पक्षियों का चित्र नहीं मिला है। ऊँट का अंकन भी नहीं हुआ है। मानव एवं अर्धमानव के चित्र मिले हैं। लोथल एवं देसलपुर से तांबे की मोहरें मिली हैं। सिंधुलेख अधिकांशतः मोहरों पर मिले हैं। मोहरों का उपयोग विदेशों में निर्यातित वस्तुओं के गांठ पर मोहर लगाने के लिए किया जाता है। लिपि भाव चित्रात्मक है तथा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। यह क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को वोस्ट्रोफेदोन कहा गया। लिपि का सबसे ज़्यादा चिन्ह यू आकार का था। सबसे ज़्यादा प्रचलित चिन्ह मछली का है। कला तथा शिल्प के रूप में लोग कलाकृतियों के निर्माण के लिए धातु एवं पत्थर का उपयोग कम करते थे। सबसे प्रसिद्ध कलाकृति है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की कांस्य प्रतिमा। अन्य प्रसिद्ध कलाकृतियां हैं हड़प्पा एवं चनुदड़ो से प्राप्त कांस्य की गाड़ियाँ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले सिर की पत्थर की मूर्ति, संभवतः पुजारी, स्वास्तिक चिन्ह, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हाथी दांत पर मानव का चित्र। पकी मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। सिंह का चित्रण या मूर्तियाँ नहीं मिली हैं। बर्तनों पर वनस्पति का चित्रांकन पशुओं की अपेक्षा ज़्यादा है। मिट्टी के बर्तन में एक रूपता है। ये बर्तन सादे हैं और ऊपर उन पर लाल पट्टी के साथ साथ काले रंग की चित्रकारी मिलती है। बर्तनों पर मुद्रा के निशान भी हैं, जिससे ज्ञात होता है कि उन बर्तनों का व्यापार भी होता था। नगर योजना में हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय संस्कृति थी। इस संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। इस सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। सामान्यतः इस सभ्यता के नगर दो भागों में बटे थे। इस संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता इसको नगर योजना प्रणाली थी। ऊंचे टीले पर स्थित प्राचीर युक्त बस्ती, नगर, दुर्ग और इसके पश्चिमी ओर के आवासीय क्षेत्र निचला नगर होता था। दुर्ग में शासक वर्ग के लोग रहते थे तथा निचले नगर में सामान्य लोग रहते थे। भवन निर्माण में पक्की एवं कच्ची दोनों तरह की ईंटों का प्रयोग होता था। भवन में सजावट आदि का अभाव था। ईंटों के निर्माण का निश्चित अनुपात था 4:2:1। प्रत्येक मकान में स्नानागार, कुएं एवं गंदे जल की निकासी के लिए नालियों का प्रबंध था। सड़कें कच्ची थी और प्रायः एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा नगर को आयताकार खंडों में विभक्त करती थी। मकानों में दरवाजे मध्य में न होकर एक किनारे पर होते थे। हड़प्पा संस्कृति की जल निकास प्रणाली अद्वितीय थी। समकालीन किसी भी दूसरी सभ्यता ने स्वास्थ्य और सफाई को इतना महत्व नहीं दिया जितना कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने दिया। हड़प्पाई जुड़ाई के लिए मिट्टी के गारे तथा जिप्सम के मिश्रण का उपयोग करते थे। इस सभ्यता के नगरों के भवन जाल की तरह विन्यस्त थे। धार्मिक जीवन के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि हड़प्पा संस्कृति के लोग मानव, पशु तथा वृक्ष तीनों रूपों में भगवान की उपासना करते थे। हड़प्पा की धार्मिक और हिंदू धर्म की जानकारी लगभग समान थी। माँ त्रिदेवी की उपासना प्रमुख था। एक श्रृंगी पशु का चित्र जो सबसे अधिक प्राप्त होता है शायद बहुत पवित्र पशु था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर से पशुपति पूजा की जानकारी मिलती है। लिंग पूजा के प्रचुर साक्ष्य मिले हैं। पत्थर पर योनि आकृतियों का अंकन भी हुआ है जिनकी पूजा जनन शक्ति के रूप में की जाती थी। पूज्य पशुओं में कुबड़ वाली सांड तथा वृक्षों में पीपल महत्वपूर्ण थी। मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। लोथल एवं कालीबंगा से हवन कुंडों में यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं जो अग्नि पूजा का प्रमाण देते हैं। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार को धार्मिक महत्व प्राप्त था। उसके पास बनी अन्य विशाल इमारत शायद पुरोहित का मठ था। लोग भूत प्रेत मंत्र में विश्वास रखते थे। कई मोहरों में एक त्रिमुखी देवता जिसके सिर पर भैंस का सींग का मुकुट जो योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है, यह देवता बकरी, हाथी, शेर तथा हरिण से घिरा हुआ है। इसे पशुपति शिव माना जाता है। दाह संस्कार के संदर्भ में समाधान में मुख्य 3 तरीके प्रचलित हैं: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। पूर्ण समाधान में संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। आंशिक समाधान में पशु पक्षियों के खाने के बाद शेष बचे भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। दाह संस्कार में शव को पूर्णतः जलाया जाता था। सिंधु सभ्यता से प्राप्त सामग्री के तहत पुरोहितों का आवास
महाविद्यालय, महास्नानागार, 16 मकानों का बैरक, मूर्ति, दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति, कांस्य की नग्न मूर्ति, कुम्हार के 6 भट्टे, हाथी का कपालखंड, फ्यांस की बनी गिलहरी, चमकता हुआ बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं आदि हैं। कांस्य गाड़ी, अन्न भंडार गृह, धोती पहने एक मूर्ति, गरुण चित्रित मुद्रा, शंकों का आवास, कांस्य दर्पण, शंका बैल, मुशारे चित्र, पैमाना, गधे खट्टी आदि हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, मन के बनाने कारखाना, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, बकरा कारेट, काजल, पाउडर, कंघा, उतरा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों, कंकन वाली मुद्रा आदि। इस तरीके से लूथल से वृत्ताकार था चौकोर अग्निवेदिका, चावल व बाजरे पर 2 मुहे राक्षस का अंकन, पारस का मुहर, घोड़े की मूर्ति, गोदीबाड़ा, 3 युग्मित समाधि, पूर्व हाथी दांत, चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि। इस तरह कालीबंगा से जुते हुए खेत, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मोहरें, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंटें, चूड़ियाँ, कपड़े में लिपटा एक उस्तरा, एक साथ 2 फसल बोने के साक्ष्य। बनवाली से जौ, मिट्टी का हल, तांबे के बाड़ाग्र, 2 संस्कृतियों के अवशेष, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य, नगर योजना शतरंज के विसार जैसी थी। रंगपुर से 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंट का दुर्ग, धान की भूसी, ज्वार बाजरा। रोपड़ से मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य, तांबे की कुल्हाड़ी। कोटदीजी से किलेबंदी का साक्ष्य नहीं, कच्ची ईंटों के मकान, कच्ची ईंटों का चूल्हा। सुतका गेंडोर से बंदरगाह, 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान या अवस्थित मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य। सुरकोटदा से घोड़े की हड्डी, कलश, समाधान, तराजू का पड़ा। सुतकाकोह से चर्ड, ब्लेड, हड्डी का बाड़ागर, मुहर आदि। राखी गढ़ी से ताम्रपर्ण, हड़प्पा लिपियुक्त मुद्रा। आलमगीरपुर से मृदभांड, बर्तनों पर मोर, गिलहरी की चित्रकारी आदि मिले हैं। इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता की तमाम जानकारी हमने आपके सामने रखी और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। आप इसे बार बार सुन सकते हैं और इसकी चर्चा कर सकते हैं और इसको पसंद कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे हम जितना ही आप हमें प्रोत्साहित करेंगे, हम इसमें रुचि लेंगे और आपकी मदद करेंगे और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकेंगे। धन्यवाद।